हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 के विज्ञान की पुस्तक का पहला अध्याय भोजन। जैसे कि हम सभी जानते हैं, भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। हमें जीवित रहने के लिए भोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। हमें काम करने के लिए भोजन से ऊर्जा मिलती है, इसीलिए हम प्रतिदिन भोजन का सेवन करते हैं। भोजन जो होता है वो अलग अलग स्रोतों से प्राप्त होता है। कुछ भोज्य पदार्थ जो होते हैं वो पौधों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि चावल, दाल, सब्जी। और कुछ भोज्य पदार्थ जो होते हैं वो जंतु से प्राप्त होते हैं, जैसे कि मांस, मछली, अंडा, दूध, पनीर। जो जिस तरह का भोजन करते हैं उसके हिसाब से जंतुओं को 3 वर्गों में बांटा गया है: शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी हम उनको कहते हैं जो केवल पौधों और उसके उत्पादों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे कि गाय, बकरी। उसके बाद आते हैं हम मांसाहारी। मांसाहारी हम उन्हें कहते हैं जो केवल दूसरे जंतुओं को अपने भोजन के रूप में खाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? मांसाहारी, जैसे कि बाघ, शेर। उसके बाद आते हैं हम सर्वाहारी। सर्वाहारी हम किनको कहते हैं? सर्वाहारी हम उनको कहते हैं जो पौधों, जैसे कि चावल खाए, दाल, सब्जी, और जंतुओं से प्राप्त भोजन जैसे कि मांस, मछली, ये सब खाते हैं, उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि विभिन्न राज्यों के भोजनों में विविधता होती है। मतलब अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के भोज्य पदार्थों का सेवन किया जाता है, और ऐसा भोजन हमें विशेष परिस्थिति में ही करने का अवसर मिलता है। पूरे भारत में अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं, जैसे कि दक्षिण भारत में डोसा, इडली, सांभर ये प्रसिद्ध है, तो गुजरात में ढोकला प्रसिद्ध है। उसी तरह झारखंड में धुसका, छिलका रोटी, पीठा, मड़ुआ रोटी प्रसिद्ध है। अब आगे हम जानते हैं कि भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। भोजन क्यों ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। भोजन जो होता है वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, काम करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। क्या हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता के कुछ विशेष कारण हैं? क्या ऐसा कारण है कि हम अलग अलग तरह का भोजन करें? स्वादिष्ट भोजन करना भी हमें अच्छा लगता है। कई अवसरों पर पकवान भी बनाए जाते हैं। भोजन की इस विविधता के पीछे भोजन के आवश्यक घटक होते हैं, जिन्हें पोषक कहते हैं। हम अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं और उन अलग अलग प्रकार के भोजन में अलग अलग तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो हमारे भोजन में जो मुख्य पोषक तत्व हैं वो क्या क्या होते हैं, आइए जानते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल होते हैं, जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। आइए अब जानते हैं परीक्षण के माध्यम से कि किन खाद्य पदार्थों में कौन कौन सा पोषक तत्व मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण देखते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए? आलू के कुछ टुकड़े चाहिए और आयोडीन का घोल चाहिए। क्या करना है हमें इसके लिए? सबसे पहले हमें एक प्लेट में आलू के छोटे टुकड़े लेना है और इसे तनु आयोडीन घोल की कुछ बूंद इसमें डाल देना है। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से भरी परख नली में कुछ बूंद टिंचर आयोडीन का मिला देना है। परख नली में आधा जल भरा हुआ होना चाहिए और उसमें कुछ बूंद हमें टिंचर आयोडीन का मिला देना है। अब हम क्या देखते हैं, क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन होता है? जी हाँ, जो आलू है, आलू का जो टुकड़ा है, उसमें जब हम आयोडीन की बूंदें डालते हैं तो उसका रंग जो होता है वो नीला और कुछ समय बाद वो काला हो जाता है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है
कि आलू के टुकड़े में क्या मौजूद है, मंड मौजूद है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। तो इससे क्या पता चलता है हमें? इससे ये पता चलता है कि आलू में कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। अब कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण के लिए हम पके हुए चावल के माड़ में भी अगर हम आयोडाइज नमक थोड़ी मात्रा में छिड़क देंगे तो माड़ के रंग में हमें परिवर्तन दिखाई देगा। इससे यह पता चलेगा कि चावल के माड़ में भी कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। अब आगे आ जाते हैं प्रोटीन का परीक्षण। प्रोटीन का परीक्षण हम कैसे करेंगे? इसके लिए हमें क्या चाहिए? दाल का चूर्ण, कॉपर सल्फेट का घोल, कास्टिक सोडा का घोल, परख नली और ड्रॉपर। कैसे करेंगे हम ये परीक्षण? सबसे पहले एक परख नली में हम दाल का चूर्ण डालेंगे और अब इसमें कॉपर सल्फेट के घोल की 2 बूंद एवं कास्टिक सोडा के घोल की 10 बूंद डालेंगे और परख नली को अच्छी तरह से हिलाएंगे। 100 मिलीलीटर पानी में अगर हम 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलेंगे तो कॉपर सल्फेट का घोल बन करके तैयार हो जाता है। उसी घोल को हमें दाल के चूर्ण में डालना है। जब हम ऐसा कर लेते हैं उसके बाद हम क्या देखते हैं? क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन हुआ? हाँ, बिल्कुल हुआ। क्या हो गया? खाद्य पदार्थ का जो रंग है वो बैंगनी हो गया और खाद्य पदार्थ का रंग बैंगनी हुआ, इससे यह पता चलता है कि दाल में क्या मौजूद है? प्रोटीन। उसके बाद हम आते हैं वसा का परीक्षण। वसा, कोई भी खाद्य पदार्थ में वसा मौजूद है, इसको हम कैसे जानेंगे? इसके लिए हमें क्या चाहिए? मूंगफली के दाने के टुकड़े, सफ़ेद कागज। मूंगफली के दाने के टुकड़ों के स्थान पर हम सुरगुजा, अरंडी, महुआ के बीज का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें एक सफ़ेद कागज लेना होगा और उसमें मूंगफली के दाने के टुकड़ों को रखना होगा और मोड़ करके उसे अंगूठे के मदद से उसे दबाना होगा। उसके बाद हम कागज़ को खोल करके देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? हमें ये दिखाई देगा कि कागज़ पर तेल का हल्का हल्का धब्बा हो गया है, जो क्या दिखाता है? जो यह दिखाता है कि इसमें वसा मौजूद है। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर को रुक्षांश यानी कि रेसे और जल की भी आवश्यकता होती है, जैसे कि गेहूं, दाल, आलू, फल, सब्जी, जौ आदि। अब जल कैसे पता करेंगे कि खाद्य पदार्थ में जल है? जल का परीक्षण हम कैसे करेंगे? एक टमाटर लेंगे और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। जब हम टमाटर को काट रहे होते हैं तो क्या हम यह महसूस करते हैं कि हमारा हाथ जो है वो गीला हो चुका है? आप अपने मन में सोचिए कि ऐसे कौन कौन से फल या सब्जी हैं जिसको काटने, छीलने और मसलने से पानी की उपस्थिति का अनुभव होता है। ऐसे फल और सब्जियों का नाम बताइए। कौन कौन से ऐसे फल और सब्जी हैं? तो जब हम खीरा, टमाटर ये सब को हम जब काटते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें जल की उपस्थिति है। जल का कार्य क्या है? जल अपशिष्ट पदार्थ, जो हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ हैं जिनका शरीर से निकलना बहुत अधिक आवश्यक है, उनको मूत्र तथा पसीने से शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। जल को हम किस किस रूप में लेते हैं? जल को हम जल, दूध, चाय आदि के रूप में लेते हैं। नारियल, तरबूज, खीरा जैसे फल भी अगर खाते हैं तो भी हम जल को अपने शरीर में ले रहे होते हैं। अब इतने सारे परीक्षणों से हमें क्या पता चला कि किस खाद्य पदार्थ में कौन कौन सा पोषक तत्व मौजूद होता है और उसकी उपस्थिति की जांच हमने कर लिया। तो आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक सारणी दिया हुआ है, इसमें ये बताना है कि किस पदार्थ में क्या मौजूद है। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कच्चा आलू। कच्चा आलू में क्या मौजूद है? कच्चा आलू में मौजूद है मंड यानी कार्बोहाइड्रेट।
दाल में क्या मौजूद है? दाल में मौजूद है प्रोटीन। मूंगफली में क्या मौजूद है? वसा। सूखा नारियल में क्या मौजूद है? वसा। सेब का टुकड़ा, प्रोटीन। उबला अंडा, प्रोटीन। सुरगुजा, अरंडी, महुआ, सरसों का बीज, इसमें क्या मौजूद है? वसा। इसके अतिरिक्त विटामिन और खनिज लवण भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं और इसकी बहुत कम मात्रा की ही शरीर को आवश्यकता होती है। तो आइए हम ये चित्र के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहला ए नंबर में जो है वो कार्बोहाइड्रेट को दिखा रहा है। यहाँ क्या क्या है? यहाँ है गन्ना, यहाँ है शकरकंद, यहाँ है आलू, यहाँ है चावल। ये सब में क्या पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। अब आते हैं बी नंबर। बी नंबर में है प्रोटीन। प्रोटीन में हम क्या देख पा रहे हैं? तरह तरह की दालें, चना, राजमा, दूध, अंडा, मछली, पनीर, ये सब में प्रोटीन पाया जाता है। अब आते हैं सी नंबर में वसा। वसा किस में पाया जाता है? सूरजमुखी का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, ये सब में क्या पाया जाता है? वसा। मक्खन में, दूध में, घी में, क्रीम में, अंडा, मछली, मांस, ये सब में क्या पाया जाता है? वसा पाया जाता है। अब पोषक तत्वों के बारे में तो जान गए, अब हम ये जानते हैं कि इन पोषक तत्वों का हमारे शरीर में क्या कार्य है। सबसे पहले हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा। कार्बोहाइड्रेट और वसा जो होते हैं वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन, प्रोटीन क्या करते हैं? प्रोटीन हमारे शरीर को बढ़ने में मदद करते हैं, टूटे फूटे अंगों के मरम्मत में सहायक होते हैं। तीसरा है विटामिन और खनिज लवण। इनका क्या काम है? विटामिन और खनिज लवण का काम है हमारे शरीर को स्वस्थ रखना और रोगों से बचाने का काम करते हैं। रुक्षांश, रुक्षांश का क्या काम है? हमारे शरीर में जो पचा हुआ भोजन नहीं है, जो अनपच भोजन है, उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। जल, जल का क्या काम है? पोषक तत्वों को हमारे शरीर में अवशोषित करने में सहायता करता है। बहुत सारे विटामिन हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। आइए हम जानते हैं कौन कौन से विटामिन हैं, उनके क्या क्या कार्य हैं और उनके कमी से क्या क्या रोग होते हैं। सबसे पहले है विटामिन ए। विटामिन ए जो है उसका क्या कार्य है? वो त्वचा और आँख को स्वस्थ रखता है और अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो गई तो हमें कौन सा रोग हो सकता है? हमें दृष्टिहीनता का रोग हो सकता है, रतौंधी हो सकता है। तो आँखों से संबंधित रोग जो होता है वो विटामिन ए की कमी से हो सकता है। दिखाई नहीं देगा, रात में दिखाई नहीं देगा, ये सारी बीमारी विटामिन ए की कमी से होगी। अब आते हैं विटामिन B1। इनका क्या कार्य है? ये हृदय और परिसंचरण तंत्र, मतलब हृदय और हृदय से जो रक्त हमारे शरीर में चारों तरफ जा रहा है उस तंत्र को स्वस्थ रखता है और इसके अभाव में बेरी बेरी रोग हो सकता है। विटामिन सी, विटामिन सी का क्या काम है? विटामिन सी जो है वो हमारे शरीर में जो भी रोग होते हैं उससे लड़ने में सहायता करता है और उसके अभाव में स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी, विटामिन डी जो होता है वो हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में सहायता करता है और विटामिन डी के अभाव से जो रोग होता है उस रोग का नाम है रिकेट्स। विटामिन डी जो होता है वो सबसे ज़्यादा हमें सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। विटामिन ई, विटामिन ई त्वचा और प्रजनन अंग को स्वस्थ रखता है और अगर इसकी कमी हो जाए तो त्वचा और प्रजनन अंग को प्रभावित करेगा। विटामिन के, विटामिन के का कार्य है रक्त को थक्का जमने में सहायता करता है। जो रक्त है अगर हमारे शरीर में कहीं कट लग जाता है और वो खून
बहने लगता है तो कुछ समय ही बाद देखिएगा उसमें थक्का जम जाता है, उसके बाद खून बहना बंद हो जाता है। तो वो थक्का जमने में विटामिन के जो है वो सहायता करता है। और अगर हमारे शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं संतुलित आहार के बारे में। संतुलित आहार क्या होता है? हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होना आवश्यक है। हमारे शरीर की वृद्धि के लिए और हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारा भोजन में सभी पोषक तत्व एक उचित मात्रा में होना चाहिए। जो जितना मात्रा में आवश्यक है उतना मात्रा में वो हमारे भोजन में होना चाहिए और उसमें पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश और जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। आहार की आवश्यकता जो होती है वो उम्र के अनुसार बदलती रहती है। नवजात शिशु और वयस्क व्यक्ति के भोजन में बहुत अंतर होता है। तो शारीरिक कार्यों के आधार पर भी संतुलित आहार क्या निर्भर करता है? क्या एक मजदूर के लिए आवश्यक आहार एक ऐसे व्यक्ति से भिन्न होना चाहिए जो कार्यालय में बैठकर कार्य करते हैं? बिल्कुल भिन्न होना चाहिए। जो मजदूर होते हैं, जो दिन भर काम करते हैं, उनके आहार में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए ताकि उसे ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मिल सके। यहाँ देखिए एक चित्र में भोजन पिरामिड को दर्शाया गया है जिसमें ये बताया गया है कि कौन सा भोजन हमें कितनी मात्रा में चाहिए। अब देखिएगा कि पिरामिड का जो सबसे नीचे का हिस्सा है वो कार्बोहाइड्रेट है, मतलब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, रोटी चावल। उसके बाद आते हैं सब्जी और फल की मात्रा उससे कम होनी चाहिए, और मछली और अंडा की मात्रा थोड़ा कम होना चाहिए, और तेल घी मक्खन की मात्रा सबसे कम चाहिए हमारे शरीर को। तो ये भोजन पिरामिड ये दिखाता है कि किस तरह का भोजन हमें कितनी मात्रा में हमारे आहार में हमको शामिल करना है। तो ठीक है बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का जो है वो पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग इसे पढ़ते रहिए और जहाँ नहीं समझ में आएगा फिर से आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।